ग्लिच आ गया था। मैंने वीडियो और एक्स्ट्रा बनानी थी, लेकिन वो वीडियो अपने आप रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वीडियो में कुछ दिक्कत आ गई और वीडियो बीच में ही बंद हो गई। तो मैं क्रिमिनल लॉ भी पढ़ा चुका था और सिविल लॉ भी बता चुका था, लेकिन वीडियो रुक गई तो मुझे दोबारा से ये चीज़ें करानी पड़ेंगी। इससे पहले की वीडियो मिल चुकी है। तो चलिए करते हैं आगे। टाइप्स ऑफ लॉ हम करते हैं स्टार्ट। टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडिया, मतलब भारत में कितने प्रकार के कानून पाए जाते हैं। सबसे पहला है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ ये एक बहुत क्रूशियल कानून होते हैं। इनमें सिर्फ इनमें जज जज जो होते हैं वे सीधा पनिशमेंट ही देना चाहते हैं। यानी कि ऐसे कानून ऐसे क्राइम पे होते हैं जहाँ पे कोई माफी की गुंजाइश नहीं होती, जहाँ पे जज साहब माफी के इंटेंशन से नहीं बल्कि पनिशमेंट की इंटेंशन से डिसीजन देते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिमिनल लॉ। केस भी पढ़ो, देखो क्या ऐसा काम करा है जो माफी की गुंजाइश नहीं। पहले वो काम देखो आप कैसे कैसे काम है इनके। मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट। ऐसे ऐसे अगर आप काम करोगे तो आप फिर भी गुंजाइश करोगे जज साहब माफ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो इस वजह से कह रहे हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर वो है जहां पे आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जहां माफी की कोई गुंजाइश ही नहीं है, उन कानून को कहते हैं क्रिमिनल लॉ। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक सीआरपीसी है। वो सीआरपीसी बोल रहा हूँ, एक तो आईपीसी है, इंटर पिनल कोड है, एक सीआरपीसी है। आईपीसी बताता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको इतनी सजा होगी, आप ये काम करोगे तो इतनी सजा होगी। सीआरपीसी जो है वो प्रॉपरली डिटेल में ये चीज बताता है कि अगर आपने ये चीज करी तो इसकी आपको सजा होगी, तो आपको किस प्रोसीजर से अरेस्ट करा जाएगा, अरेस्ट के बाद आपके साथ क्या होगा, बिल्कुल एक डिटेल में लिखा है सीआरपीसी के अंदर। आईपीसी आपको आईपीसी ये बताता है कि आपने ये क्राइम करा है तो इतनी पनिशमेंट, ये क्राइम करा है तो ये पनिशमेंट। लेकिन सीआरपीसी जो है वो डिटेल में बताता है कि आप ये क्राइम करोगे तो आपके उसके बाद ये आपके अगेंस्ट केस, इन सेक्शन में केस होगा, इन सेक्शन में आपके साथ ये होगा वो होगा, पूरा डिटेल होता है। ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो पहला हमने पढ़ा है क्रिमिनल लॉ, जहां पे जज साहब आपको माफी कतई नहीं देंगे, सीधा आपको सजा देंगे, क्योंकि आपने काम ही वैसे सजा वाले करे। देख लो कितने, मतलब क्या ही बोलूं, ऐसे ऐसे काम करोगे तो फिर सजा तो मिलेगी। लेकिन यहाँ सिविल लॉ में जजमेंट भी जो आती है, जज साहब का पर्पस भी सीधा आपको सजा नहीं देना नहीं होता। सिविल लॉ में पर्पस ये होता है कि आपने कुछ गलती कर दी, कोई लॉ तोड़ दिया, चाहे जाने में तोड़ा हो चाहे अनजाने में तोड़ा। लेकिन वो लॉ ऐसा नहीं था आपने ये चीजें नहीं करी, इनके अलावा चीजें करी, लेकिन आपने फिर भी लॉ का उल्लंघन करा, तो वो आ जाता है सिविल लॉ। जैसे मानो मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक लेके, अब मुझको पता है कि चालान कटेगा अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन मैं हेलमेट पहनना भूल गया, गलती थी। ऑल दो कोई गलत काम है तो चालान तो कटेगा। या फिर कई बार मेरा चालान कटा तो अब मेरे पे केस कर रही है पुलिस, मानो, तो वो क्या सिविल लॉ। तो वो मेरी गलती हो या मेरी वो हो, लेकिन वो सिविल लॉ है। वो ऐसे काम तो नहीं, मैंने ये सब तो नहीं करे ना। ऑल्दो ऐसा कोई अच्छा आदमी करेगा भी नहीं ये सब, चालान वाला भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो चालान वाला जो है वो सिविल लॉ में कहीं ना कहीं आ जाता है। क्योंकि वहां आपने इंटेंशनली करो या अनइंटेंशनली करो, आपने वैसी चीजें नहीं करी जो आपको एक घिनौना सातिर या फिर कहे तो आपको एक कुख्यात आरोपी बना दे, एक आपको आरोपी की श्रेणी में डाल दे। ऐसा आपने कुछ काम नहीं करा। भी आपसे गलती हुई है, कोई आपने लो नहीं मानना, वो आपने भूल बस मानना, या फिर जानबूझ के भी नहीं करा, तो कोई लो की गलती करी छोटे मोटे, भी आते सिविल के अंदर। जैसे समझो मैं गया मैं गया एप्पल वालों के पास, बहुत पैसा भाई के पास, मैं गया एप्पल वालों के पास। मैंने एप्पल वाले से कहा देखो ये आपके 1 लाख रुपए वाला जो फोन आ रहा है ना, ये 50 पीस मुझे चाहिए। कितना बिल हुआ? 50 लाख। एप्पल वाले ने कहा 50 लाख बिल हो गया। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं 2 बार में पैसे दूंगा। एक बार तुम मुझसे पैसे अब लोगे और अब मुझे फोन दो, आज के दिन पे ही मुझे 50 के 50 फोन दो और आधा पैसा ले लो, 25 लाख ले लो। और 25 लाख मैं उधार दूंगा है, मैं आपको 3 महीने बाद लौटाऊंगा। एप्पल वाले ने कहा ठीक है सर, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना दीजिए कि आप 50% पेमेंट तो आप कर रहे हैं इंस्टेंट, और 50% आप करोगे 3 मंथ के आफ्टर। तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन कर दिया। अब 3 महीने बाद एप्पल के एजेंट आए मेरे पास, कह रहे सर आपको अभी आपका 50% पेमेंट बाकी है। मैंने कहा आप हो कौन? हम तो आपको जानते ही नहीं, मैं तेज बनना, जबकि मुझे बनना नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट में मेरे साइन है। एप्पल वाले कह रहे अच्छा सर आप ऐसा करोगे हमारे साथ, ठीक है आ जाओ कोर्ट। ऐसे केस में मैंने लो तो तोड़ा, जानबूझ के तोड़ा, लेकिन मैंने ऐसे लो तो नहीं करे, ऐसे काम तो नहीं करे। हाँ मेरे इंटेंशन थी लो को ब्रीच करने की, लेकिन मैंने ऐसा लो तोड़ा जो कि ऊपर जैसे घिनौने चीजों में नहीं आता, ऐसी चीजों में नहीं आता जो ज्यादा ही क्रूशियल मैटर है। उस केस में जज साहब कहेंगे देखो ऐसा ना करो, तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कम से कम उसके पैसे वापसी कर दो यार। मैं हूँ अब तो जज तक को, मतलब कोर्ट तक आ गया, मैं हुआ हाँ जज साहब ठीक है मेरे से गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी, मैं इनके 25 लाख दे देता हूँ, आप कहो तो 25 लाख का पर इंटरेस्ट भी दे दूंगा, बस इतना मैं कहूंगा। तो जज साहब मुझे कोई जेल वेल तो करेंगे नहीं, सीधा मुझे क्या बोलते, मुझसे मुझे मुझे कहेंगे कि आप पेमेंट करो, मैं पेमेंट कर दूंगा,
बात खत्म हो जाएगी। कहा यहाँ पे कोई जेल की बात हुई? तो ये जो सिविल के केस होते हैं इनका पर्पज जेल पहुंचाना नहीं होता। हाँ, मजबूरी में पहुंचाना पड़ेगा अगर आप काम है, आप ये सिविल के केस बार बार कर रहे हो या आप इन चीजों को एक बड़े अमाउंट पे कर रहे हो। लेकिन ये छोटे मोटे जो सिविल के केस होते हैं इनमें जज साहब का पर्पज आपको जेल पहुंचाना नहीं होता। इनमें जज साहब का पर्पज होता है कि आपको डीसी जो आपने जो एग्रीमेंट करी है, आपने जो चीजें करी, आप उनका अच्छे तरीके से पालन कर लो। आपको समझाना होता है ना कि आपको जेल पहुंचाना। लेकिन यहाँ जज साहब आपको समझाएंगे, अरे नहीं नहीं भाई, तुमने मर्डर करा, मर्डर करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत बात करी, मर्डर ऐसा करेंगे जज साहब? सीधा सीधा कहेंगे जालो दारू से जेल में, उम्र कैद। तो ऐसा करेंगे ना, तो क्योंकि क्रिमिनल लॉ में आपने गलत करा तो आपके साथ ज्यादा गलत होगा। लेकिन आप सिविल लॉ में आपने नासमझी में करा या आपने जानबूझ के करा, लेकिन ये क्रूशियल लॉ नहीं, क्रूशियल काम नहीं करे, आपने कुछ ब्रीच करे हैं बस, तो उस केस में आप पे उतनी सख्त पेनल्टी या उतने सख्त पनिशमेंट नहीं लगते जो कि एक क्रिमिनल लॉ पे लगते हैं। क्रिमिनल लॉ पे कहूं या क्रिमिनल के क्रिमिनल पे लगते हैं, आपको क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं डाला जाता, ये मान के चलिए। आप पढ़ लेते हैं। मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स, मान लो मैं और मेरे पड़ोसी में लड़ाई चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो, नहीं मेरा इतना पार्ट है, पोर्शन है, मेरा पड़ोसी का नहीं, नहीं मेरा इतना पोर्शन है। तो क्या हम दोनों को, मुझे मेरे पड़ोसी को जेल में डाल देंगे, उनको कैद कर लेंगे? नहीं, उस केस में हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जज साहब बताएंगे कि देखो नहीं नहीं, आप लीगली समझो, आपका इतना पोर्शन है, दूसरे बंदे का इतना पोर्शन है। और जो कोर्ट की जजमेंट आ जाएगी वो दोनों को माननी पड़ेगी, दोनों अपने घर आएंगे, कोर्ट के डिसीजन को मान के अपना चलाएंगे आगे का काम। तो कोर्ट की जजमेंट जो सिविल होते हैं इनमें कतई पनिशमेंट देने की नहीं होती। सिविल में कोर्ट की जजमेंट मैटर को सॉल्व करने की होती है। लेकिन जो क्रिमिनल चीजें होती हैं उनमें कोर्ट की जजमेंट मैटर सॉल्व करने की नहीं होती। उनमें उनका पर्पस होता है पनिश करना जिसने गलत करा है। ठीक। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक कंपनी दूसरी कंपनी पे कोई कह रही है कि आपने मेरा कॉपीराइट चुराया, तो क्या कंपनी के सारे डायरेक्टर को जेल में डाल दोगे? नहीं, जेल में थोड़ी डालोगे, पनिशमेंट फाइन के रूप में लगा सकते हो आप कुछ अमाउंट। उस कंपनी को दे दोगे जिसके पेटेंट है, जिसका पेटेंट का गलत इस्तेमाल हुआ है, उसको उसे कुछ फाइन के तौर पे दिवा देंगे हमारे ट्रिब्यूनल। लेकिन ये थोड़ी ना कि डायरेक्टर को सीधा जेल में डाल देंगे। ऐसा नहीं चलता ना, सिविल चीजों में वो चीज नहीं होती। सिविल कोर्ट इन्फोर्स द वायलेशन ऑफ certain rights and obligation through the institution or of a civil suit। तो ज्यादा सिविल सूट की वगैरह केस होते हैं इसके अंदर। सिविल लॉ प्राइमरली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो ये पढ़ो क्या कह रहा है। सिविल लॉ जो होते हैं इनमें सिर्फ इनका पर्पस कतई आपको सजा दिलाना नहीं होता। इनका पर्पस होता है कि आपकी जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए, रादर देन पनिशमेंट। इनका पर्पस पनिशमेंट का नहीं होता। इनका पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो आपकी समस्याएं हैं या जो आपने गलत कर दिया लॉ के तरीके लॉ में, आप उसका सुधार कर लें, ना कि आपको पनिशमेंट करना। लेकिन आप नहीं मानोगे, बार बार करोगे, और एक लिमिट होती है ना हर चीज की, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो फिर आपके ऊपर पनिशमेंट लगाएगी सरकार, सीधी बात है। वही चीज है। सेकंड, द एक्ट ऑफ प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल लॉज आर गवर्न बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट, सीपीसी। उसमें कौन से लग रहे हैं? उन पे लग रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी। क्रिमिनल लॉ पर, क्रिमिनल जो क्रिमिनल होता है जिसने कुछ क्राइम करा है उस पर लगते हैं आईपीसी एंड सीआरपीसी। लेकिन जो सिविल रॉन्ग डूइंग करी है, आपने कोई सिविल तरीके से कुछ गलती कर दी, तो उस पर आपको आईपीसी या सीआरपीसी नहीं लगती, सिविल वाला पे लगती है सीपीसी। सीपीसी एक अलग है लॉ है, और आरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी एक अलग है। ठीक। सब सॉरी वो डैट। सम एग्जांपल ऑफ सिविल ऑफेंसेस हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने दिया कि मैंने एप्पल वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा फिर मैंने तोड़ दिया। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड, मान लो एप्पल वाले साथ ही रहे, मुझसे पैसा ले लिया, मुझे आईफोन नहीं दे रहा है, तो फिर मैं जाऊंगा कोर्ट में, कहूंगा सर मेरे से पैसा लिया, बराबर 50 आईफोन का पैसा लिया, एक आईफोन नहीं दिया इन कमीनों ने, करो इनका ट्रीटमेंट करो सर, मुझे मेरा आईफोन दिलाओ। तो जज साहब कहेंगे ऐसा ना करो, बच्चे के साथ आईफोन दो, इसके बाद या तो पैसे दो या आईफोन दो। तो ठीक है ना। ये नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज टू लेंडर और सेलर ऑफ डिफॉल्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और डिस्प्यूट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। मान लो मैं किसी के घर गया कम किराए पे, मैं बाहर गया, मैंने कह दिया घर कुछ नहीं रहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं गया बाहर, मैं बाहर गया, मैं किसी के कमरे पे रहा, कहीं तो रहना पड़ता ना इंसान को। मैं एक किराएदार बन के रहा, 9 महीने का किराया हो गया, मैं एक रुपया किराया ना दूं। तंग आ गया मेरे से लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड कह रहा है ऐसे नहीं मानेगा। लैंडलॉर्ड गए कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएंगे। लैंडलॉर्ड कहेंगे सर ये मेरा पैसा बिल्कुल नहीं दे रहा, मेरे से तो मानना नहीं, आप समझाओ। मुझे बुलाएंगे जज साहब, जज साहब कहेंगे पैसे नहीं दे रहा। मैं कहूँगा सर अभी मेरा सैलरी नहीं आई, मैं दूं कहाँ से?
सैलरी नहीं है, मेरे पे कोई एसेट नहीं है। जज साहब कहेंगे ठीक है, जब सैलरी आने दे देना। मान लो मेरे पे सैलरी भी है, सब बढ़िया है, जज साहब कहेंगे देखो तुम पे पैसा है, तुम देना नहीं चाह रहे, जज साहब कहेंगे देखो उनका पैसा दो और ये मैटर खत्म करो। उस केस में जज साहब मुझे जेल में ही डालेंगे कि ना नहीं नहीं चलो तुमने 9 महीने की सैलरी नहीं दी ना, बहुत बड़ा क्राइम करा, उम्र कैद। ऐसा नहीं होगा उस केस में। उस केस में जज साहब ये मैटर सोल्व कराना चाहेंगे, ये कहेंगे आपने 9 महीने की सैलरी दे दो, ऐसा ना करो, मान जाओ बात को। तो जज साहब मुझे प्यार से समझाएंगे। लेकिन इस केस में जज साहब मुझे प्यार से समझाएंगे, जो मैं ये चीज अगर कर दे, मैं नहीं, सॉरी मैं तो ऐसा कभी नहीं, लेकिन कोई बंदा अगर ऐसी चीजें कर रहा है तो उस केस में कैसे प्यार समझाएंगे, प्यार से नहीं, उस केस में उन्हें अलग तरीके से समझाएंगे। जज साहब कहेंगे ठीक है आओ करते हैं तुम्हारे ट्रीटमेंट। लेकिन इस केस में जज साहब का पर्पज या फिर जो लॉ मेकर है उनका पर्पज कतई ये नहीं होता कि पनिशमेंट। इस केस में पर्पज ये होता है कि जो डिस्प्यूट हुई है किसी दो पार्टी के बीच में, डिस्प्यूट को सोल्यूशन करना, चाहे वो दो पार्टी इंडिविजुअल हो या कंपनी हो। ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी बोला सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी भी आ जाती है, पार्टनरशिप भी आ जाती है, एलएलपी भी आ जाती है, सब चीज आ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन इस शब्द इस्तेमाल हुआ है, ना कि कंपनी। कॉमन लॉ, कॉमन लॉ पढ़ लेते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इन इज अ कॉमन। ये जो जजमेंट डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट बिल, देखो यही तो मैं बोल रहा था ऊपर, तुमको लग रहा है ना क्या बोल दिया इसने। जब मैं ऊपर कह रहा था मैंने कहा देखो, या तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट लागी तो वो सबके ऊपर बाइंड होगा, स्टेट गवर्नमेंट लागी तो उस स्टेट के ऊपर बाइंड होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है ना, तो वो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज कही है। तो जो चीज पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो चीज ये मानी जाएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करा है ये चीज। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की पास की गई चीज पूरे भारत पे एप्लीकेबल होती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई जजमेंट भी पूरे भारत पे एप्लीकेबल होती है। पढ़ते हैं देखो। ए जजमेंट डिलीवर बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। आर्टिकल 141 भारत के संविधान का क्या बोल रहा है समझो। यो इंपोर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लो, इंटरव्यू काम आएगा। क्या करा देखो, एक है ये दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक। और एक है यूपी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट स्टेट में रहते हैं हमने नहीं, यूपी, यूपी हाई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आगे पढ़ेंगे, कोर्ट टाइप्स ऑफ कोर्ट आगे दे रखे हैं। एक और क्या बोलते हैं अपना, मैनिपुलेटिव, से मैं बोल नहीं पा रहा, एक सेकेंड यार। जिस 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 शहर की आबादी 10 लाख या उससे ज्यादा की होती है, उस शहर का अपना एक और कोर्ट होता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, फिलहाल आप ये समझो, यूपी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन सिटी कोर्ट। अब बोल पाया मैं। तो जो अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, जो बड़ी सिटी होती है, उनका एक अलग कोर्ट भी होता है अपना। वैसे 3 कोर्ट होते हैं भारत में, हाई कोर्ट, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर जिले का अपना कोर्ट। जैसे मेरा एक जिला है तो मेरे जिले का अपना कोर्ट, ऐसे आपको कोई जिला होगा उसका आपका अपना कोर्ट होगा। देख लेना, पता कर लेना किस जगह है, जाना ना पड़े कभी भी आपको, लेकिन मैं चाहूंगा। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक राज्य का अपना होता है, यूपी का अपना अलग है, दिल्ली का अलग है, बिहार का अलग है, झारखंड का अलग है। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है पूरे देश का होता है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी कोर्ट एक अलग से होता है, जिस शहर की आबादी 10 लाख होती है, 10 लाख ये शायद वाली वेट एक बार को कंफर्म कर लेंगे। उस केस में उसका एक अलग से बन जाता है, लेकिन वो ऐसे नहीं बनता, उस राज्य के हाई कोर्ट की परमिशन से बनता है। पढ़ेंगे आगे, आप ये समझो फिलहाल। तो है यूपी का कोर्ट, ठीक। एक है दिल्ली हाई कोर्ट जो कि असलियत में है, और यूपी हाई कोर्ट भी है। चलिए करते हैं इसको, थोड़ा सा इसका साइज कर देते हैं बिग, एक सेकेंड। ये बात डी रह गया पीछे छोटा सा, ठीक है ना, दिल्ली। चलो ये छोटा ही बनेगा अभी, छोटू छोटू ही रहना है। एक सेकेंड, चलो अब सबको एक साथ बढ़ाओ, ये ठीक है ना, 20, ठीक है ना। एक है दिल्ली हाई कोर्ट, एक यूपी हाई कोर्ट, और एक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक, जो सबसे सुप्रीम है इसलिए उसका नाम सुप्रीम है। जो सभी कोर्ट से ऊपर है जो, वही हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो ये आ गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। एक है दिल्ली हाई कोर्ट, एक यूपी हाई कोर्ट, एक है सुप्रीम हाई कोर्ट, ठीक है ना। मान लो एक केस गया दिल्ली हाई कोर्ट में। केस के फैक्ट मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। मान लो मैंने किसी से पैसे लिए थे,
और उन पैसों पे मुझे देना था 10% इंटरेस्ट। लेकिन मुझे पैसे लिए हो गए 10 साल, और मैंने आज तक, 10 साल नहीं बोलूंगा सॉरी, कोई एक लोग कहता है कि 3 साल से ऊपर की डेब्ट बेकार हो जाती, वो छोड़ो, मान लो 2 साल हो गए, मैंने किसी से 10 लाख रुपए लिए 10% के इंटरेस्ट पे, 2 साल हो चुके हैं, अभी भी मैंने पैसे नहीं दिए। वो बंदा चला गया कोर्ट। अब कोर्ट में जज साहब कह रहे हैं, यूपी हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ, यूपी हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा क्योंकि देखो आपने 2 साल तक डिफॉल्ट करा, तो अब आपको 10% नहीं 20% देना पड़ेगा, आपको अब देना पड़ेगा 20%। वो तुमने परेशान करा ना सामने वाले बंदे को, आपको देने का पड़ेगा 20% इंस्टेड ऑफ 10%। तो मुझे कह दिया, जो हमारे यूपी के जज हैं, हाई कोर्ट हैं, उनके जो जस्टिस हैं, उन्होंने मुझे जजमेंट दी, क्योंकि देखो तुमने 2 साल तक उसको परेशान करा, तो अब तुमको 10% पर एनम ना देख के 20% पर एनम देना पड़ेगा। ये हुआ क्या, एक सेकेंड, ठीक, 20% पर एनम वो लिख देता हूँ, कभी आप सोचो 2 साल का तुमने ऐड कर दिया, पर एनम की जगह इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम। तो मैं पहले 10% देता ब्याज 10 लाख रुपए पे, लेकिन मैं 2 साल तक दिया नहीं, बंदा चला गया कोर्ट, और कोर्ट में मुझसे, मुझे जज साहब ने कह दिया, जो हमारे यूपी हाई कोर्ट के जज साहब थे, ऑनरेबल जस्टिस थे, उन्होंने मुझे जजमेंट कही कि नहीं बेटा तुम नहीं माने, अब तुमको 20% देना पड़ेगा 10% की जगह, ठीक। अगर मेरे जैसा और कोई बंदा यूपी के अंदर ये काम करता है, ऐसा काम करता है, तो जो यूपी के जो लॉयर होंगे भी इस चीज को कोर्ट करेंगे कि सर एक बंदा था तुषार नाम का, वो भी नहीं दे रहा था पैसे, तो उस केस में जज साहब ने इंटरेस्ट का रेट डबल कर दिया था। तो यूपी के जज उस केस को ध्यान, मेरे केस को ध्यान के रखते हुए दूसरे केस में भी डिसीजन दे सकते हैं कि यार तुम्हारे केस में भी इंटरेस्ट रेट दुगना लगेगा। इस केस को कोर्ट करके मेरे वाले को कोई भी लॉयर यूपी का, यूपी कोर्ट के अंदर ये काम करा सकता है। लेकिन क्या मेरे केस को दिल्ली के कोर्ट में कोर्ट कर सकता है? मेरे केस को कॉपी करके, मेरे केस को कॉपी करके कोई बंदा दिल्ली का है, दिल्ली का बंदा ही मेरा भाई मेरे जैसा ही निकला कोई, उसने भी नहीं दिया 2 साल तक किराया, किराया नहीं बोला, सॉरी 10 लाख रुपए लिए थे 2 साल तक, उसने भी 10 लाख रुपए नहीं दिए, और 10% ही कहा था उसे भी। तो क्या दिल्ली के हाई कोर्ट का जो लॉयर है वो मेरा केस कोर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। जो स्टेट के कोर्ट होते हैं, जो राज्य सरकार के कोर्ट होते हैं, उन वे जो डिसीजन लेते हैं, उनका डिसीजन उनके राज्य में ही एप्लीकेबल होता है। मान लो यूपी कोर्ट ने मेरे केस में कोई डिसीजन लिया है कि रेट दुगना लगेगा, तो वो सिर्फ यूपी के अंदर लगेगा। किसी बाहरी सरकार के कोर्ट, जो बाहरी राज्य के कोर्ट है, जैसे कि दिल्ली का हाई कोर्ट है, उस केस में मेरी इस यूपी कोर्ट की जजमेंट नहीं चलेगी। चाहे दिल्ली वाले हाई कोर्ट कह दें कि हाँ रेट दुगना ही होगा, चाहे क्या मेरा रेट 3 टाइम्स होगा, चाहे क्या रेट 4 टाइम्स, कुछ भी कह सकते हैं। मेरा जो यूपी के कोर्ट में डिसीजन लिया गया है वो दिल्ली के कोर्ट में वही सेम डिसीजन लिया जाए, सेम फैक्ट पे, ऐसा जरूरी नहीं है। चाहे भले ही फैक्ट सेम हो, डिट्टो कॉपी पेस्ट फैक्ट हो, मैंने 2 साल तक पैसे नहीं दिए 10 लाख रुपए पे 10% का ब्याज, सामने वाले जो दिल्ली में बंदा बैठा था पी, वो भी, उसने भी मेरे जैसा केस करा। लेकिन जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जजेस होंगे, वकील होंगे, लॉयर्स होंगे, सॉरी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर्स होंगे, भाई ये नहीं कह सकते कि सर यूपी में भी एक ऐसा केस हुआ था जहां पे यूपी कोर्ट के जज ने ये कहा था। ऐसा नहीं, उन दिल्ली के कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है। हाँ कहेंगे भी, मान लो ये बात कह दे जज साहब के सामने, तो जज साहब कहेंगे ठीक है करा होगा, यूपी ने करा, हम तो नहीं कर रहे, ऐसे कह सकते हैं, उनके पास पूरी छूट है। कि मैं एक बात फिर से समझा रहा हूँ, ये बात समझ लो, स्टेट, किसी भी राज्य का जब कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो वो सिर्फ उस राज्य पे ही एप्लीकेबल होता है। दूसरे राज्य के जो जज हैं वे उस डिसीजन को चाहे माने चाहे ना माने, उनकी मर्जी होती है, ठीक। जैसे मेरे केस में ये यूपी के जज साहब ने मुझे ऑर्डर दिया, तो दिल्ली के जज साहब इस चीज को माने या ना माने, लेकिन चाहे तो कह दे कि हाँ यहाँ भी डबल रेट, चाहे तो वहां कुछ और डिसीजन सुना दे। लेकिन अगर ये केस मैं सुप्रीम कोर्ट में करता, सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता, समझो, अगर मैं गया, मैंने 10 लाख नहीं सॉरी 10 करोड़ हो गया, जाओ, बहुत बड़ा अमाउंट है, 10 करोड़ का अमाउंट है, तो 10 करोड़ पे सेम केस हुआ, तो उससे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब बैठे हैं, सीजीआई की बेंच है, तो बेंच के सामने मुझे पेश करा गया, तो वहां पे जज, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने कहा कि नहीं आपने बहुत गलत करा, आपने बेचारे को उसको 2 साल तक लटकाए रखा, तो आपको 20% देना पड़ेगा 10% की जगह। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी, ठीक। अब चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, पुडुचेरी हो, कोई भी हो, किसी भी राज्य का
कोई भी बंदा जिसने मेरे जैसा काम करा, जिसने 2 साल तक पेमेंट नहीं करा, उस केस में उस पर ये वाला केस एप्लीकेबल हो जाता है। समझो कह रहा मैं। ऐसा कोई भी बंदा होगा अब जिसने 2 साल तक पेमेंट, 2 करोड़ रुपए का 2 साल तक पेमेंट नहीं करा, 10% का रेट था, लेकिन अब तो उस केस में उसे डबल रेट देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है पूरे भारत पे एप्लीकेबल हो जाती है। लेकिन जो यूपी हाई कोर्ट की जजमेंट है वो सिर्फ यूपी पे ही एप्लीकेबल होगी, ना कि दिल्ली पे या और राज्यों पे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुमने गलत करा, तुम्हें डबल रेट पे करना पड़ेगा, 2x रेट पे करना पड़ेगा, तो बाकी राज्यों को भी सेम केस पे, जहां पे ग्राउंड केस का सेम होगा, ये नहीं कि हर केस में, जहां पे मेरे जैसा ही केस होगा, डिट्टो कॉपी पेस्ट केस होगा, उस केस में जो स्टेट के कोर्ट्स हैं वे भी यही कहेंगे, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट ने 2x का आया है, यानी कि 2 टाइम्स का है इंटरेस्ट, तो हम भी 2 टाइम इंटरेस्ट ही लगाएंगे। ये होता है फर्क, फिर समझ लो यार। जो स्टेट के कोर्ट होते हैं, उनके जो जजमेंट होते हैं वे सिर्फ स्टेट के अंदर एप्लीकेबल होते हैं। दूसरे स्टेट का जो कोर्ट होता है वो उन जजमेंट को चाहे तो माने चाहे तो ना माने। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है ना, वो ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार ने जजमेंट दी है, तो जैसे केंद्र सरकार के बने हुए लोग पूरे भारत पे एप्लीकेबल होते हैं, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है तो वो भी पूरे भारत पे एप्लीकेबल होगी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट मेरे केस में ये कह रहा है कि 2x लगेगा, ये दूना रेट लग रहा है, 2x लग रहा है, तो वो मेरे जैसे जितने भी केस होंगे जिस पर जिनका सेम वो होगा फैक्ट, जिन केस के सेम फैक्ट होंगे, जैसे कि मेरे फैक्ट है, उस केस में 2x रेट ही लगेगा। कोई राज्य या कोर्ट ये नहीं कह सकता कि 2x से ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2x की लिमिट डाल चुका है। सुप्रीम कोर्ट जब भी हर बार जजमेंट देता है वो नया लॉ बना देता है, समझ रहे हो। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है वो जजमेंट पूरे भारत पे एप्लीकेबल है। जो उसके बाद राज्यों के कोर्ट अगर कोई उस सेम ग्राउंड पे कोटेशन करेंगे तो वो लगेगा, समझो। यहाँ क्या कह रहा था, मतलब मैंने करा था ये बात, तो जैसे मेरे जैसा सेम बंदा, मेरा भाई कोई दिल्ली में बैठा था, उसने भी सेम केस करा, तो दिल्ली हाई कोर्ट में जब ये बात की, लॉयर ने कहा कि सर यूपी में भी एक बंदे ने ऐसा केस करा, तुषार नाम के ने, तो उसमें 2x करी थी, 2x लगा दिया था, इंटरेस्ट को कर दिया 2x। दिल्ली हाई कोर्ट कहेगा कौन यूपी के, हम नहीं जानते, वी डोंट इवन नो, जाओ हम नहीं लगाते 2x, हम लगाएंगे 3x, हम लगाएंगे 1.5x, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दी 2x, बात खत्म। दिल्ली हाई कोर्ट को भी 2x, यूपी हाई कोर्ट को भी 2x मानना पड़ेगा, बिहार हाई कोर्ट को भी 2x, कोई सा भी हाई कोर्ट हो 2x, समझ गए। वही कह रहा है ये यहाँ, कि जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो जो जजमेंट देते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो पूरे भारत पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन जो स्टेट के जजमेंट देते हैं वे पूरे भारत पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं कि हवाबाजी में एप्लीकेबल होंगे, ये जब ही एप्लीकेबल होंगे जब सेम वो होंगे, सेम स्टिमुलेशन होंगे, यानी कि जो सेम केस सेम फैक्ट होंगे ना, तो अगर फैक्ट सेम है तभी एप्लीकेबल होंगे। समझो, अगर यहाँ फैक्ट अलग होते, मान लो मेरा केस फैक्ट अलग था लेकिन दूसरे बंदे का फैक्ट अलग होता, तो उस केस में कॉपी पेस्ट नहीं होता। लेकिन फैक्ट सेम है, जैसे मेरा केस है, मेरे केस में मैंने उससे पैसे लेके 2 साल तक नहीं दिए तो रेट डबल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई और बंदा है जिसने पैसे लेके 2 साल तक नहीं दिए, लेकिन वो पैसे का अमाउंट कम था, या उनके बीच में कोई और एग्रीमेंट था, या कुछ भी चीज थी, उस केस में ये वाला केस कॉपी नहीं हो पाएगा। ये केस जब भी कॉपी हो पाएगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी, जब सिमिलर फैक्ट होंगे। अगर फैक्ट आपके केस के अलग हैं तो उस केस में ये वाला सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आपके ऊपर नहीं लग पाती। तो जजमेंट जब ही लगेगी सुप्रीम कोर्ट की जब आपके सिमिलर फैक्ट हो जाएंगे, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कह रहा है, नेचुरल जस्टिस ऑफ्टन नोन एज जस्ट नेचुरल डील विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ। ऐसा होता है जब लॉ की जजमेंट आती है तो जजमेंट पे कॉपी पेस्ट नहीं करते, जज साहब अपना डिसीजन जो लेते हैं वो थोड़ा सोच समझ के लेते हैं। मान लो, समझो, लॉ में ये कहा गया है किसी बंदे ने खून करा, मतलब किसी बंदे ने अगर मर्डर करा, आप समझ जाओगे मेरी बात, शायद से ही समझना ही समझाना ही पड़ेगा। मान लो किसी बंदे ने करा मर्डर, MUR, ये करा किसी बंदे ने, सीधा इसमें लिखा है कि उम्र कैद होनी है या फांसी होनी है। लेकिन जिस बंदे ने करा वो बंदा था इंसेंट, यानी कि कहीं ना कहीं वो पागल था। मान लो किसी पागल बंदे ने कर दिया, तो क्या उसे भी फांसी देना सही रहेगा? वहां जज साहब अपना भी तो वो देखेंगे ना, एक इंसानियत भी चीज होती नहीं होती। तो वहां जज साहब देखेंगे कि नहीं, ये माना कि मर्डर करा, बहुत गलत गलत बात कर दी, लेकिन ये बंदा अपनी समझ में नहीं था, अपने होशो हवास में नहीं था, बंदा मेंटल था,
तो उस केस में उसे 10 साल फांसियां देख के उम्र कैद देंगे या 10 साल की कर सकते हैं, रिलैक्सेशन कर सकते हैं। तो वो कह रहा है ये कि हमें एक नेचुरल देखना पड़ता है कि बंदा कैसा था। अगर वो बंदा ठीक था तो उसके साथ ठीक प्रोविजन, लेकिन हाँ बंदा कुछ था तो वहाँ थोड़ी बहुत चीजें हो जाती हैं। नेमो जूडेक्स इन क्वजासु, ये चीजें आ सकती हैं, ये चीजें देख लें। नेमो जूडा बूढ़ा ये सब पूछ सकता है क्वेश्चन में। लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज इन ओन केस। क्या बोल रहा है देखो समझो। नेमो जूडेक्स इन कोजासो, ये एक लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब है नो वन बिकम जज ऑफ सिन। मान लो तुम कुछ गुनाह कर रहे हो, तुम खुद के जज नहीं बन सकते समझो। मान लो कोई हाई कोर्ट के जस्टिस थे, ठीक, मैं किसी बंदे का नाम लिया, मान लो मिस्टर एक्स हाई कोर्ट के जस्टिस थे। उन्होंने ही कुछ गलती से या इंटेंशनली कोई क्राइम कर दिया, हाई कोर्ट के जज थे। तो क्या भैया कह सकते हैं कि मैं तो हाई कोर्ट का जज हूं तो मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ? नहीं, मैंने कुछ नहीं करा, मैं आपको माफ कर रहा हूँ समझो। समझो यार, प्लीज समझ जाओ भाई। देखो समझो, मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स थे हाई कोर्ट के जज थे, ठीक। गलती से मिस्टर एक्स से ही किसी बंदे को लग गया नाइफ बाई चांस, तो बंदा गया टपक, बंदा हो गया डेथ, डेड, बाई चांस हुआ है, ठीक। अब इस केस में क्या मिस्टर एक्स खुद के केस में डिसीजन दे सकते हैं? मिस्टर एक्स कह सकते हैं मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, नहीं वकील नहीं छोड़ो, क्योंकि मैं ही जज हूँ, मैं ही गुनहगार हूँ, मैं अपने आप को ही अपनी सजा माफ करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे से गलती से हो गया तो मेरी सजा माफ। कैसे कर सकते हैं जज साहब? कतई नहीं कर सकते। तो वो बात कह रहा है कि कोई भी अपना खुद का जज नहीं बन सकता। एंड इट इज रूल अगेंस्ट प्रीजुडाइस। ओडी एल्टियन पार्टेम, ठीक है ना, ये याद रखियो भाई। ये सीधा पूछ लेंगे कहीं ना कहीं एमसीयू वगैरह में, या डायरेक्ट भी पूछ सकें। ये चीज याद रखना क्या है इसका मतलब। हियरिंग द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, ठीक। समझो, ये तो बहुत जगह लगता है। ये जो है ना ओडी एल्ट्राम पार्टियम, ये कहाँ कहाँ पढ़ा था? मैं कंपनी लो पढ़ा, आपने मेरे साथ पढ़ा होगा ना। वहां पे हमने पढ़ा था कि जब भी क्या बोलते हो सब अपना गलत तरीके से गलत जानकारी देकर कंपनी बन जाती है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो कोई भी डिसीजन दे देता है। लेकिन कोई भी डिसीजन देने से पहले उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देनी पड़ती है कंपनी को। पढ़ा था। एक हम जगह हमने और पढ़ा था कि जहां सेक्शन 8 कंपनी का सीजी लाइसेंस रिवोक करती है, उस केस में भी उसे सीजी को एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है सेक्शन 8 कंपनी को, कि प्रूफ कर दे कंपनी की उसने गलत नहीं करा। आम जनता भी जब भी कोई केस होता है किसी से, उसे कोर्ट एक जजमेंट देता है, एक वो देता है सुनने का अधिकार, फेयर अधिकार, कि हाँ आओ अपना प्रूफ कर दो तुम कि तुम गलत नहीं हो, तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम प्रूफ करो। तो वो ये निमो इसका वो है ये ईडियम। ईडियम क्या क्या सॉरी ईडियम बोला हूँ, लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग ये है। जब ये कहे ना एडियो एल्टन पैटियम, ये जब बोल लेगा तो इसका मतलब ये है कि हर एक बंदे को सुनने का अधिकार देगा जज। जजमेंट लो हर बंदे को सुनने का अधिकार देता है, बिना तुम्हारी सुने कोई तुम ये नहीं कह सकता कि तुम गुनहगार हो, तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर दी जाती है। तो वो कह रहा है ये। तो ये इसका नीनो ये है, ये याद रखना ये वाला ओडी वाला, कि तुम ओडी में बैठ के गए और तुमने कुछ ऐसी वैसी चीजें कर दी, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार को सुनने का अधिकार मिलेगा कि तुम ओडी में बैठे थे, तुमने ये करा कि नहीं करा। तो ऐसा करके याद रखना कि ओडी वाला जो आता है इसमें तुम्हें सुनने का अधिकार मिलता है, ठीक। और नेचुरल जस्टिस भी मैं बता चुका। नेचुरल जस्टिस क्या कह रहा है? नैमो जूडेक्स इन क्योजा स्यू का कह रहा था, ये देखो याद रखना भाई। ये तो नैमो जूडा इन क्योजा स्यू, इसका मतलब ये है कि कोई खुद का जज नहीं बन सकता। और दूसरा ये वाला ओडी वाला, ओडी वाले का मतलब ये है कि आपको जो सजा सुनाई जाएगी उससे पहले आपको इस सुनने का, आपकी बात सुनी जाएगी प्रॉपरली। ये दो चीज याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। ये दे देगा, ये यहाँ से दे देगा। नो वन शुड हैव अ जज ऑफ इट्स ओन क्वेश्चन, ये दे देगा क्वेश्चन में। नीचे दो तीन डाल देगा ऑप्शन, उसमें ये भी रहेगा नेमो जूडेक्स इन कोजा सीओ। तो आपको उस पर टिक लगाना पड़ेगा। ऐसे को एमसीक्यू आ सकते हैं। इस चैप्टर से एमसीक्यू आने के बहुत चांस है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत चीजें ऐसी हैं जहाँ से एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही सकता है भाई, मना नहीं कर रहा है डायरेक्ट को भी, लेकिन केस स्टडी बेस यहाँ से बनने के बहुत बनना मुश्किल ही है। लेकिन जो एमसीक्यू है डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आएंगे यहाँ से बिंदास, एमसीक्यू तो आएंगे ही आएंगे। A judgment cannot override or alter common law, but
इट कैन नॉट ओवरराइट और चेंज द स्टैट्यूटी। देखो क्या कह रहा, एक जजमेंट ओवरराइट कर सकती है लॉ को, कॉमन लॉ को। ठीक है, जो कॉमन लॉ है, हमने कॉमन लॉ पढ़ चुके हैं, ये देखो कॉमन लॉ, ठीक है ना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो वैसी कोर्ट की जजमेंट है उन्हें ओवरराइट करा जा सकता है, लेकिन जो जजमेंट उसकी है, ये कैसे ओवरराइट होंगी समझो। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कोई, ठीक, हाई कोर्ट में गया केस, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेगा, सही बात है, लेकिन उस केस के फैक्ट अलग थे, तो जजमेंट को खारिज कर देगा, कहेगा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी ठीक है, लेकिन फैक्ट अलग है। अब क्योंकि अलग फैक्ट है तो जजमेंट लगने की नहीं, तो वो खत्म हो गई बात। लेकिन जो स्टैट्यूटरी लॉ में लिखा है वो तो मानना पड़ेगा। लॉ में लिखा है किसी ने कुछ चीज करी है, उसके 5 साल की सजा है या 2 साल की सजा है, तो उस केस में 5 या 2 साल की सजा तो उसे देनी पड़ेगी ना बंदे को। ऑल दो भले ही उसने वो ना करा हो, लेकिन 5 या 2 साल की सजा उसे देनी पड़ेगी। लेकिन जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट की भी वैलिड नहीं रह पाएगी अगर सेम वे फैक्ट नहीं है केस के, जिस केस के फैक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। ये कह रहा है ये, ठीक। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ में पढ़ा है, आफ्टर अ लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट बिकम इन्फोर्सेबल। जैसे ही कोई पार्लियामेंट में लॉ पास होता है वो इन्फोर्सेबल बन जाता है, पढ़ लिया हमने। डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज अ सेंट्रल स्टेट और कौन सा है, उस हिसाब से उसकी इन्फोर्सेबल अथॉरिटी रहती है। हमारा सेंटर का है तो मिनिस्ट्री करेंगे सेंटर वाली, स्टेट किया तो स्टेट वाले करेंगे। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस मिनिस्ट्री, इसलिए गवर्नमेंट के को अलग अलग मिनिस्ट्री में बांटा गया था, क्योंकि जो अलग अलग लॉ हैं उन अलग अलग लॉ को मनवाना अलग अलग मिनिस्ट्री का काम है। एग्जाम्पल के तौर पे अपना कंपनी लॉ, कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, एमसी के अंदर। कंपनी लॉ, पार्टनरशिप लॉ, एलएलपी लॉ, जितने भी लॉ हैं सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो इन्हें, इन लोगों को अच्छे से पालन करवाना एमसीए का काम है। लेकिन जो अपना इनकम टैक्स और जीएसटी आता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, तो वहाँ उसका अलग काम है कि इनकम टैक्स की अलग से वो हो। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद नहीं करती इनकम टैक्स के लिए, तो उसने सीबीडीटी बना रखी है अथॉरिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट जीएसटी के लिए उसने बना रखी है सीवीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड, एक सेकेंड में भूल गया, एक सेकेंड, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। सीवीआईसी लगाना इसलिए पड़ा क्योंकि सीबीआई लगा लेते तो कॉमन हो जाते, सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी है, तो अगर सीबीआई लिख देते तो डबल हो जाते, इसलिए सी लगाना पड़ा, आगे आगे लिख दिया सी फॉर कस्टम। तो अलग अलग बॉडी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है आज तक। चलिए पढ़ते हैं आगे। अभी हमारे पास कहीं ना कहीं बॉडियों की तरफ ले जाएगा, हमें पढ़ेंगे। सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्री आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जिसके अंदर अपना कंपनी लॉ आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड सो ऑन, ठीक। और इन मिनिस्ट्री के जो हेड होते हैं, इन मिनिस्ट्री के हेड जो होते हैं वे होते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जो आईएएस बंदे बनते हैं, जब उनकी कुछ कुछ साल की वो पूरी हो जाती है और उनके अंदर क्वालिटी होती है तो वे मिनिस्ट्री के हेड बन जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, नॉट आईएएस ओनली, आईपीएस, आईएफएस और अलग अलग जितने भी मतलब सिविल सर्विस वाले जो बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, कहीं ना कहीं वे बंदे जाके इन मिनिस्ट्रियों के हेड बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एस जयशंकर सर को देखा होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और बहुत पॉपुलर हैं। एस जयशंकर आईएफएस है, ठीक। आप चेक करना, उनके बारे में पढ़ना, बहुत अच्छे पर्सन है, बहुत आपको सीखने को मिलेगा अगर आप उनके बारे में जानकारी लेते रहोगे तो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्योंकि मैं एक सिविल सर्विस यूपीएससी क्लियर है, यूपीएससी टॉपर है अपने टाइम के, क्लियर छोड़ो टॉपर है, तो इसलिए इसलिए और उनकी जो स्किल है वे स्किल अच्छी है, इस वजह से वे हमारे आज के जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वे सब चीजें वही देखते हैं। जो हमारे इंटर क्या बोलते हैं, जो हमारे दूसरे देशों के साथ है ना संबंध, उनका मैनेजमेंट करते हैं वे कहीं ना कहीं, ठीक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इट्स एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट के अंदर 3 अथॉरिटी होती है, बताओ नहीं, सेकेंड, चलो बता ही देता हूँ यार, आलू सिलेबस में तो अभी दिया नहीं। एक होते हैं लॉ मेकर, जो बनाते हैं लॉ, जैसे हमारे एमएलए एमपी, ठीक है ना, एमपी लिख दो। एक होती है हमारे ये जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, जैसे हमारे ये मिनिस्ट्रीज,
मिनिस्ट्रीज, और एक होता है हमारा जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जैसे हमारे कोर्ट्स वगैरह हो गए, ठीक। तो मिनिस्ट्रीज के अंदर मिनिस्ट्री आ जाती है, कोर्ट के अंदर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अभी आप आगे पढ़ोगे एक और कोर्ट पढ़ोगे। और यहाँ पे आते हैं एमपीज और एमएलएज, ये लॉ बनाने वाले हैं, ठीक है ना। एमएलएज एमपीज लॉ बनाते हैं, मिनिस्ट्री लॉ को इम्प्लीमेंट कराने में मदद करती है, ये डिसीजन मेकिंग। जुडिशरी जो हमारा है वो हमारा करता है कि जो लॉ अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते उनके साथ उनके केस सॉल्व करना या फिर उनको पनिशमेंट वगैरह सब कर पाना, ठीक। तो ये हमारा पूरा वो है सिस्टम, इस तरीके से। पढ़ते आगे। मिनिस्ट्री इज कंपोजिट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिसर नोन एज सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्वेंट होते हैं सेंट्रल मिनिस्ट्री में ज़्यादातर यूपीएससी के होते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होती है ना, केंद्र वाली होती है, उनमें ज़्यादातर यूपीएससी क्लियर जो यूपीएससी के होते हैं वे होते हैं। लेकिन जो स्टेट होते हैं, जो उनके स्टेट के पीसीएस होते हैं, जो यूपी पीसीएस है, उसके बंदे स्टेट के उसमें जाके पढ़ते हैं, स्टेट लेवल में। द मिनिस्ट्री इज कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, ये हो रहा है भाई, सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा यार, हो जा भाई, पहले से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या। अरे भाई हो जा, हो गया, शायद से नहीं हुआ, चलो इसको जाने दो यार। चलो ऐसे बोलो, द मिनिस्ट्री इज कंपोज्ड, एक सेकेंड, कंपोज्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफिसर नोन एज सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री में हम हमारे एक तो सिविल सर्वेंट होते हैं, और दूसरे जो हमारे स्टेट के होते हैं तो उसके अपने भी होते हैं, जो स्टेट के पीसीएस वगैरह के होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज इम्प्लीमेंटेड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है ना, इनकम टैक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और कंपनी लॉ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बनाती है, दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री है, ठीक है। एक सेकेंड, उनको 2 मिनट का टाइम दो बस। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। थोड़ी नॉइज आ रही होगी आपको, लेकिन थोड़ा मैनेज करना भी। आपको वेट कराया इसके लिए सॉरी, चलिए करते हैं आगे। तो पहली हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसे कहते हैं वित्त मंत्रालय, वित्त क्योंकि फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंस को हिंदी में कहते हैं वित्त, ठीक है ना। हो जा भाई, सेलेक्ट हो जा, हो गया फाइनली। तो वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री इज विद इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न द इकोनॉमी इंडिया सर्वाइविंग ट्रेजरी। तो इकोनॉमी को इकोनॉमी का ग्रोथ करानी है, इकोनॉमी वाली चीजें होती हैं, या जो गवर्नमेंट टैक्सेशन वगैरह जो प्रोविजन है ना, ट्रेजरी मैनेजमेंट इंडिया का, ये सब कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस से रिलेटेड, जो पैसे के लेन देन से रिलेटेड चीजें हैं, वो सब करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। इट इज कंसर्न विद टैक्सेशन एंड फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं। कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट कहाँ कौन सी होती है, जहाँ शेयर डेरिवेटिव इन सब चीजों की खरीद बिक्री होती है। कमोडिटी मार्केट के अंदर इन सब चीजों की नहीं होती, कमोडिटी मार्केट के अंदर गोल्ड सिल्वर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट उन सब की होती है, ठीक है ना। सॉरी, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल ऑफिसर वगैरह सब होते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप जब सीए बन रहे हो, सीए की चीजें कर पा रहे हो, इस वजह से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनी ऑफ योर डे टू डे वर्क विल लाइफ विल इम्पैक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिंपल यार, सबको पता, देखो दिन रात अब आप पढ़ोगे इंटर, जैसे आप फाउंडेशन से इंटर में आओगे तब आपको इस लाइन की अहमियत पता चल जाएगी। इतने अमेंडमेंट लाते हैं, इतने नए नए अमेंडमेंट लाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कि आप परेशान हो जाओगे कि भाई इतने अमेंडमेंट कैसे पड़े टैक्सेशन के।
डे टू डे आप इन चीज़ों से कहीं ना कहीं जूझोगे, या फिर कहूँ तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप मिलते रहोगे। नई नई अमेंडमेंट आप रोज पढ़ते रहोगे, नई नई चीज़ें आपको रोज बताती रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते रहेंगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पे। इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसा आप चार्टर अकाउंटेंट बनने जा रहे हो, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से तो आपके घर जैसा सिस्टम, मतलब आपके ऐसा सिस्टम होगा। एक टाइम आपको ये आएगा कि आप सो के उठोगे, पहले ये देखोगे कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आ गया नया। अगर आप टैक्स टैक्स के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऐसा हाल रहेगा। तो वही कह रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सीए को कहीं ना कहीं डे टू डे में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंपैक्ट करती ही करती है। दिस मिनिस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट दैट मैनी मिनिस्ट्रीज एज प्रिफर्ड टू होल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री आल्सो। ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो यहाँ पैसा का, जहाँ पैसा है वो तो चीज इंपॉर्टेंट ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जैसे नाम से पता चल रहा है, तो वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है ही। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज प्रेजेंटिंग द बजट। देखो बजट आता है जनवरी फरवरी के अंदर आता है बजट, ठीक। फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ ही जाता है बजट। जब फरवरी में बजट आता है वो कौन लाता है, वो लाते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हेड कौन थे, निर्मला सीतारमण मैम। तो वे लाती है हमारे ये कहीं ना कहीं बजट। बजट वही बुक डिस्क्लेयर करती है, पिछले साल का बजट देखना। तो जो बजट आया था वो उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेजेंट करा था। हालांकि ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ना हो तो कोई और बंदा भी बजट प्रेजेंट कर सकता है, कोई और ऑफिसर। लेकिन आप उस चीज़ पे जाओ मत। आप ये मान लो कहीं जो भी करता है फाइनेंस वाला ही करता है, हाल तो ऐसा नहीं है। ऑल दो आप जब पॉलिटिक अगर अपनी पॉलिटिक्स की पढ़ाई करता है, कोई बंदा पॉलिटिक्स की पढ़ाई करेगा, उसके अंदर बताया जाता है कि लोगों के अंदर ये है कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर बजट नहीं दे पाया, किसी वजह से तबीयत खराब थी या भारत में मौजूद नहीं थे, तो कोई और मिनिस्ट्री का बंदा दे सकता है। हु प्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनियन बजट एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। ये एमसीक्यू वाला पॉइंट है, मैंने नहीं उठाया, मॉड्यूल में लिखा था, पढ़ लेना। श्री मोरारजी देसाई, ये आएगा आपके एमसीक्यू में पूछेंगे। सॉरी, ये पूछेंगे आपसे कि बताओ कि किसने सबसे ज्यादा यूनियन बजट प्रेजेंट करे, मतलब किसने ज्यादा बार बजट घोषित करे हैं अपने कार्यकाल में, अपने जो 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 जो, जो जॉब का वर्क था, जो जॉब का टाइम था, उसमें सबसे ज्यादा टाइम अब बजट किसने प्रेजेंट करे हैं, ये आपको एमसीक्यू आएगा। बता रहा हूँ किसने बजट सबसे ज्यादा टाइम प्रेजेंट करे हैं, ये आपको पूछेगा जरूर। आपको बताना है श्री मोरारजी देसाई। और भी ऑप्शन आएंगे, निर्मला सीतारमण मैम का भी नाम आएगा, मोरारजी देसाई का भी आएगा, और दो नाम कोई और आएंगे। आपको टिक लगाना है मोरारजी देसाई पे, श्री मोरारजी देसाई पे टिक लगा देना, नंबर चाहिए तो। ये आएगा ऐसा क्वेश्चन कि मैक्सिमम यूनियन बजट किसने दी, क्योंकि आपके मॉड्यूल के अंदर ये लिखा हुआ है, मॉड्यूल से बनाए हैं मैंने नोट, तो आपके मॉड्यूल के अंदर लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा। इतना लिख देना बस, यही आएगा एमसीक्यू में, आएगा आगे के पढ़ो ही मत आप। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आएगा ये, आया तो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या क्या आता है ये पढ़ते हैं। दिस इज द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ फॉर सेंट्रल सर्विस। कौन कौन सी, आईआरएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। आईआरएस यूपीएससी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, सब यूपीएससी वाले बंदे, ठीक। ये सर्विसेज देता है एमसीए, वो एमसी बोला हूँ सॉरी, क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये चीजें सर्विस देता है, ठीक है ना। आल्सो द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ वन ऑफ द सेंट्रल कमिश्नल कॉमर्शियल सर्विस, नेमली इंडियन कोस्ट एंड मैनेजमेंट सर्विस। तो सीएम में भी ले लिया, सीए भी ले लिया कहीं ना कहीं ऑडिट से, और बाकी सब भी ले लिए, रिवेन्यू वाले भी ले लिए, ठीक। और पता है आगे, इन्फोर्सिंग द लॉ इन इंडिया। डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक। अब देखो तो याद करने वाली चीजें, मैं कुछ समझा इस पर क्या समझाऊं भाई। तो ये चीजें अब आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यू आ सकता है कि बताओ एमसीए के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट यहाँ के दे देगा, एक डिपार्टमेंट कहीं और के दे देगा, कह देगा कौन सा नहीं है, या फिर पूछ लेगा 3 डिपार्टमेंट कहीं और के देगा, एक यहाँ के देगा इनमें से, इस लिस्ट में से। तो ऐसा एमसीक्यू बनेंगे। तो इन सबको आपको एक बार याद रखना पड़ेगा भाई खुद से, ये तो चीजें थी सब, देखो भाई मैं याद करा ही नहीं सकता मैं कुछ। दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, और जितने भी एक्ट है ये सब, जितने भी फोर्थ होती है मैच करता है एमसीए, ठीक। इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है ये, प्राइमरी कंसर्निंग एप्लीकेशन ऑफ कंपनीज एक्ट।
इसकी जो प्राइमरी फोकस होता है वो कंपनीज एक्ट के एप्लीकेशन पे होता है, एलएलपी एक्ट के एप्लीकेशन पे होता है, और एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है, इसके एप्लीकेशन पे होता है। ठीक, कि जब कोई बंदा इनको इंसॉल्वेंट होता है, बैंक करप्ट होता है, तब क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब इस वाले एक्ट में है, हमें पढ़ना नहीं है। तो ये सब चीजें कंपनी आपने पढ़ी ली कहीं ना कहीं बेसिक, और एलएलपी भी आएगी, एलएलपी भी आएगी, उसको भी करेंगे पार्टनरशिप के बाद। सब चीजें रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन इंटरप्राइजेज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर है उन पे ये चीजें लगेंगी। आम बंदे पे तो कंपनी एक्ट लगता नहीं, मान लो एज इंडिविजुअल मेरे पे तो कंपनी एक्ट लगेगा नहीं, कंपनी कंपनी भी लगेगा ना। तो भी कह रहा कि इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह सर्विस सेक्टर वाली चीजों पे ही ये चीजें लगती है। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या फिर कहो तो यूपीएससी क्वालिफाइड। दिस ऑफर्स आर इलेक्शन थ्रू आ सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी। देखो इतनी देर से मैं क्या चिंगा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, कि यूपीएससी, तो यूपीएससी वाले बंदों को ही मिनिस्ट्री के अंदर रखा जाता है। अब ये फैक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। यूपीएससी वाले बंदे ही उसी यूनिवर्सिटी के अंदर हेड बन के जाते हैं। लेकिन ये है कि जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अकाउंट या टैक्सेशन की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सीए से ही ट्रेनिंग दिवाई जाती है, ये बात भी फैक्ट है। द हाईएस्ट पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, DGCOA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। सॉरी फॉर नॉइस। हाँ भाई जा, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ठीक है ना, बातें हमने पॉइंट पर। देखो जो एमसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो है डायरेक्टर जनरल की, यानी कि डीजी की। ठीक है ना। अब दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। जो इंटरनल की भारतीय अंदरूनी सुरक्षा है, या उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जो अपने अंदरूनी पॉलिसी वगैरह है, वो सब बनाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इज हेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। डिपार्टमेंट अंडर आते हैं इसके MH6, डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, जो भारतीय की जो सुरक्षा वगैरह का मैनेजमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था, क्योंकि वो कितना क्रूशल है सबको पता है, हर भारतीय को पता होगा हमारे लिए जम्मू एंड कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है, तो उसका डिपार्टमेंट अलग है। तो ऐसा एमसी को आ सकता है, जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ये सब याद रखना, एमसी को बनेंगे। ठीक है ना। एंड लद्दाख अफेयर, लद्दाख वाले अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अलग है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिक्स है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट कर रखा है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर है, एमसीए के अंदर। ठीक है ना, वो एमसीए बोल रहा हूँ, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, इतनी बात सही है। इसके अंदर भी तीन चीजें आ रही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर तीन तरीके की, तीन भी आ रहे हैं पार्ट। एक तो है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, जहाँ पे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज ट्रांसफर करी जाती है। ठीक, उसका ब्यूरो है सेंट्रल। ठीक, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एक हिंदी की ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रली चलता है, इसी डिपार्टमेंट के अंदर है, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है ना। और एक है डायरेक्टोरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन। ठीक है ना, डीसी। अभी ये याद रखना, किसी से ही पूछ, कोई सा ही पूछ सकता, बताओ ये डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आता। फिर ये बताओ डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक, इस तरीके से एमसीक्यू बन सकते हैं, इन सब चीज़ों को करना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसके बाद हम आज का लेक्चर बाइंड कर देंगे। हाँ ठीक, और आगे से हम अपनी कर लेंगे, से भी से कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी फॉर डैट। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस in the government of India is a cabinet minister deals with management of legal affairs through the legislative department। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का सिर्फ इतना वो है कि जो जजेस के डिसीजन है उनको एक तरीके से मॉनिटरिंग करती रहे, देखती रहे कि ये कहीं लोग से अगेंस्ट तो नहीं जा रहे ना चीजें, कि भाई देखो कहीं ना कहीं लोग, जज भी एक बंदा ही है, तो वो कहीं अनवाइज तरीका तो नहीं बोले, हाल तो करते नहीं जजेस। हमारे इंडिया की यही अच्छी बात है कि जजेस भी सब बढ़िया है, लेकिन एक मिनिस्ट्री बनी हुई है इस चीज को देखने के लिए भी, कि कैबिनेट मिनिस्टर जो डील करता है मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, यानी जजेस। लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव अफेयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जजेस इन इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना।
उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ये जजेस वगैरह का। The Department of Legal Affairs is concerned with the advising the various ministries of central government, while the legislative department is concerned with the drafting of principal legislative of central government। ठीक है ना, एक डिपार्टमेंट बना रखा है उनका लेजिस्लेटिव का, जिसके अंदर पे वेरियस मिनिस्ट्री की एडवाइस ले लेते हैं, वो सब चीजें हैं। मिनिस्ट्री देख लो कौन कौन सी आ रही है इसके अंदर, सबके अंदर मिनिस्ट्री है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मिनिस्ट्री वाला क्वेश्चन आ सकता है, सबकी मिनिस्ट्री को याद कर लेना, मिनिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर कौन कौन सी आती है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है एक मिनिस्ट्री, लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट है दूसरी मिनिस्ट्री, और तीसरी है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है ना, ये तीसरी है, इसको काट दो, 3 मिनिस्ट्री आ रही है, तो ये भी याद रखनी पड़ेगी। तो आज जितनी मिनिस्ट्री कर रही है सब भी याद कर लेना। कल को एक काम करूंगा, जब जाऊंगा तो पहले इसका जो अपना पढ़ाई हुआ आज इसका एक बार कर लेंगे 20 मिनट तक, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट बना है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। लग रहा है इजी है, सबको लग रहा है कि स्टार्टिंग का चैप्टर इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें से एमसीक्यू बनेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री बहुत दे रखी है, मिनिस्ट्री पे बन सकते हैं, और ऊपर एक डिटेल भी दी है मोरारजी देसाई वाली, और भी बहुत चीजें हैं आगे भी चल के इसमें डिटेल्स हैं। तो वो डेटा है इसके अंदर, तो डेटा से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।